ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम ये एक वो कंसेप्ट है जो डिपेंड करता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट पे। तो क्या है ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट और क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस और कैसे उसको हैंडल किया जाता है, आइए समझते हैं। तो जब कंट्रीज़ फेस करती हैं फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू डोमेस्टिक या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, तो उनको एक तरह से रिकोर्स मिलता है फ्रॉम द IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ये अगेन जैसे 1991 में जब हमारे यहाँ BOP क्राइसिस हुआ था तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF दे केम टुगेदर। हर ये कुछ कंडीशनैलिटीज़ भी होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो IMF जो है वो लेंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को जो कि BOP प्रॉब्लम्स यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं, या किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जैसे कि डेट्स की वजह से, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही हों, तब वो लोग IMF का रिकोर्स लेती हैं। तो IMF लेंडिंग जो है वो कंट्रीज़ को एक तरह का सांस देता है, ठीक है। इट्स गिव्स देम अ ब्रीदिंग रूम कि वो एक तरह से पॉलिसीज़ को फिर से एक रीस्ट्रक्चर तरीके से बना सकें ताकि एक ऑर्डर स्टैब्लिश हो सके, एक स्टेबल इकोनॉमी बन सके, एक सस्टेनेबिलिटी का एनवायरनमेंट बन सके। इस प्रोसेस में जो फंड्स हैं वो ऑफर होते हैं फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स जो कि कंट्री के डिफरेंट नीड्स के हिसाब से होते हैं, उनके जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से बनते हैं। तो इनमें अगर कुछ लेंडिंग टूल्स का अगर मैं IMF का एग्जांपल दूं कि IMF के कुछ लेंडिंग टूल्स कैसे होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इस पे UPSC अगर आप ध्यान से देखो तो इन वर्ड्स पे लास्ट 2-3 ईयर्स से 2020 से लेके अभी तक अगर हम देखें तो ये इन टर्म्स पे बहुत आ रहा है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक वर्ड हो गया जैसे कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, जिसे हम कहते हैं RCF, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये टर्म आ जाए तो लिख दिया जाएगा दिस टर्म इज रिलेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, सो द आंसर इज IMF। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, तो इसमें जब कोई अर्जेंट BOP क्राइसिस हो जाता है, जैसे कि कोई प्राइस राइज हो जाए या डिजास्टर हो जाए, उसके वजह से BOP क्राइसिस हो रहा है, तो रैपिडली इसमें प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट फैसिलिटी। दूसरा होता है IMF का इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम कहते हैं स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। तो जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो कि 3 साल से कम के होते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, अब क्वेश्चन आ सकता है कि 3 साल से कम का आपको दे सकता है, शॉर्ट टर्म का वर्ड दे सकता है, IMF से पूछ सकता है कि क्या ये किससे रिलेटेड है, तो IMF से रिलेटेड है। तो स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाय का मतलब ही शॉर्ट टर्म होता है, तो दैट इज देयर। थर्ड अगर मैं टूल की बात करूं तो वो होता है एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। अब स्टैंड बाय की हमने बात कर ली जो कि शॉर्ट टर्म के लिए था, अब एक्सटेंडेड का मतलब भी क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स जो कि 3 से 5 साल, मतलब 3 से ज़्यादा और 5 से कम साल के होने चाहिए। तो ये 3 मेजर टूल्स हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी IMF कहता है कि भैया ये करो तभी हम आपको लेंडिंग प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें आ जाता है कि आपको फिजिकल रिफॉर्म्स क्या लाने हैं, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हाई करिए या फिर क्या करना चाहिए, ट्रेड लिबरलाइज करिए, मतलब अपनी इकोनॉमी को खोलिए, प्राइवेटाइज करिए, ओपन कैपिटल मार्केट करिए। और ये अगेन यहाँ पे जैसे 1991 से पहले हम ही लोग जो हैं क्या कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा थे, तो उसके बाद लेकिन हम अब कहते हैं कि the team that was led by Dr. मनमोहन सिंह, तो they always had this idea कि हाँ हमको लिबरलाइजेशन की तरफ जाना है, तो that is there। या फिर इंदिरा गांधी ने भी पहले बात की थी। सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करूँ या लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की बात करी जाए तो सबसे पहले जो हिंट है वो इंदिरा गांधी ने ही दिए थे, तो हम लोग कर ही रहे थे। बट हाँ, कंडीशनैलिटी में भी IMF ने भी डाला था, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि ग्रोथ को इंक्रीज़ करना या इकोनॉमिक साइज़ को जो इमर्जिंग इकोनॉमीज उनका बढ़ाना, तो इस तरह से IMF को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ हमें दिखता है। तो अगेन यहाँ पे लेकिन IMF का भी कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, उसके साथ साथ कुछ कोटास होते हैं जो वॉइस को डिटरमाइन करते हैं। जैसे IMF का जो गवर्नेंस सिस्टम होगा उसमें कौन कितना वॉइस रखेगा उस पर डिपेंड करता है, किस पे, वो कोटा सिस्टम पे। तो इसीलिए ये जो इसका अगर मैं रिजल्ट देखूं तो मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज आर मेकिंग ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स, क्योंकि IMF कोटा बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडिया का ही बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो US का ज़्यादा हमें डोमिनेंस दिखता है क्योंकि कोटा स्ट्रक्चर में उनका ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है और वेस्ट का डोमिनेंस दिखता है। इसीलिए अब जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है जब उनका कोटा वॉइस इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया कि फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाना। आपको पता है इंडिया अभी अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा रही है, तो ज़्यादातर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं वो अपने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाती हैं ताकि कोई भी क्राइसिस आ जाए तो वो फेस कर सके।
दूसरा हो गया स्वैप एग्रीमेंट्स। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स आप जान ही रहे होंगे। तो बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं कि दो कंट्रीज कहते रहती हैं भैया हम लोग डॉलर में नहीं बल्कि आपस में एक तरह से एक दूसरी कंट्री में चेंज कर लेंगे। तो दैट इज देयर। तो अब बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इज एन एक्सचेंज ऑफ करेंसी बिटवीन टू कंट्रीज एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे कि हम लोगों ने कह दिया कि भैया 1 रुपया इक्वल्स टू इतना दूसरा करेंसी की टर्म्स में, उस रेट पे ही हम लोग करेंगे। तो उस तरह से हो जाता है, इसमें रिस्क कम हो जाता है। जैसे कि इंडिया ने बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं विद जापान एंड श्रीलंका। तो दैट इज देयर। अब मैकेनिज्म क्या होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का? तो एज पर इंडिया जापान का जो एग्रीमेंट है, इंडिया जो है वो बोरो कर सकता है यूएस डॉलर्स को या फिर जापानीज येन को अप टू द लिमिट ऑफ $75 बिलियन जब भी वो चाहे फ्रॉम जापान। तो जापान जो है वो अगेन वो भी बोरो कर सकता है यूएस डॉलर या फिर इंडियन रुपी अप टू द लिमिट ऑफ 75 बिलियन फ्रॉम इंडिया। तो ये इस तरह का हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये जो कंट्रीज हैं दे विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एक्चुअली बोरोड। तो इंटरेस्ट का भी क्राइटेरिया, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, तभी तो आएंगे। तो इंटरेस्ट का हमने डाला हुआ है। द रीपेमेंट विल बी डन एट एन एक्सचेंज रेट विच विल बी फिक्स एट द टाइम ऑफ बोरोइंग। तो बोरोइंग के टाइम पे ही, ताकि रिस्क हट जाए, हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, तो रिस्क कम हो जाएगा, फ्लक्चुएशंस जो होती है एक्सचेंज रेट का वो कम हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या, द आइडिया कि हम लोग इकोनॉमी में किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस या जियो डायनेमिक्स को भी साथ में लेते जाएंगे, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ जियो पॉलिटिक्स। दैट इज व्हाट चाणक्य यूज्ड टू से, राइट, इन अर्थशास्त्र। और इसके अलावा थर्ड अगर हम देखें तो एक फॉरेक्स की हमने बात कर ली, बायलैटरल करेंसी स्वैप की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो रीजनल स्वैप एग्रीमेंट्स। रीजनल स्वैप एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट्स के, बट इनमें मल्टीपल कंट्रीज आ जाती हैं क्योंकि रीजनल वर्ड आ गया ना। तो ये भी फॉरेक्स रिजर्व्स को लाते हैं और उसको यूज़ करते हैं ताकि वो बीओपी क्राइसिस जो भी मेंबर फेस कर रहा हो उसको ओवरकम कर सके। जैसे कि यूरोप का यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है यूयू कंट्रीज़ का, तो इस तरह से वैसे ही एशियान के लिए भी एग्जिस्ट करता है एक ये रीजनल स्वैप एग्रीमेंट। तो ये होता है। तो बायलैटरल और रीजनल स्वैप एग्रीमेंट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट ऑल्टरनेटिव के रूप में आ रहे हैं टू द आईएमएफ, जो हमने उन्होंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो दैट इज़ देयर, क्योंकि आईएमएफ आता है अपनी कंडीशनैलिटीज़ के साथ, और आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो कंडीशनैलिटीज़ किसी को नहीं पता, हमें इंडिविजुअल पे नहीं पसंद, तो फिर भैया यहाँ तो कंट्री की बात हो रही। तो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट भी हम लोगों को लाना है, क्योंकि हम किसी की पॉलिसी से क्यों इन्फ्लुएंस हो। तो इसीलिए एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए वी हैव टू एंगेज इन दीज currency swap agreements, and here also you have to talk about rupee, so that we will discuss in further lectures. So yes, I hope the topic of economics and how it is connected with geopolitics is clear, and yes, for such videos please like, share and subscribe. Thank you.